गुड मॉर्निंग फ्रेंड। अफवाह तंत्र आज पढ़ेंगे हम लोग। अफवाह तंत्र का मतलब होता है कि नदी की धारा होता है, एक निश्चित वाहिकाओं के माध्यम से हो रहे जल प्रवाह को अफवाह तंत्र कहा जाता है। इस वाहिकाओं के जल को अफवाह तंत्र कहते हैं। मतलब आपको मैं बता दूं कि जो आप अपवाह तंत्र समझ रहे हैं, ये निश्चित एक नदी धारा होता है ना, जो नदी धारा चलती है उसी को। एक नदी जिस क्षेत्र में जल ग्रहण करती है उसे नदी का जलग्रहण क्षेत्र कहा जाता है। बड़ी नदियों के जलग्रहण क्षेत्र को नदी द्रोणी के नाम से जाना जाता है। देखो, नदी द्रोणी किसको कहते हैं? जो बड़ी नदी के जलग्रहण क्षेत्र है। और छोटी नदी का जलग्रहण क्षेत्र जो होता है उसे जल संभर कहा जाता है। भौगोलिक आकृति के आधार पर भारत की नदियों को दो भागों में विभाजित किया गया है, एक हिमालयी नदी के नाम से और दूसरी जो प्रायद्वीपीय नदी के नाम से किया गया है। ठीक है, हिमालय से निकलने वाली नदियां जो है बारहमासी नदी होती है, क्योंकि इन नदियों को जल की प्राप्ति हिम के पिघलने से होता है। हिम मतलब बर्फ, बर्फ के पिघलने से होता है और वर्षा दोनों से प्राप्त होता है। हिमालय की नदियां पूर्ववर्ती नदियों के उदाहरण हैं, क्योंकि यह हिमालय की उत्पत्ति से पूर्व प्रवाहित होने वाली नदी थे। कह रहा है कि हिमालय की नदी जो है ना, हिमालय की उत्पत्ति से पहले भी ये नदी था, पूर्ववर्ती नदी है ये, उससे पहले भी बहती थी वहाँ, ऐसी बात नहीं है। हिमालय की नदी को तीन प्रमुख भागों में बांट दिया गया है। कौन कौन से भागों में भाई? तो एक बांटा गया सिंधु, सिंधु नदी तंत्र, दूसरा गंगा नदी तंत्र, तीसरा ब्रह्मपुत्रा नदी तंत्र। सिंधु के सहायक नदियां देखिए जो है, सिंधु नदी पंचनंद, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, ये सब सिंधु का है। गंगा का है गंगा, यमुना, रामगंगा, गोमती, गंडक, कोसी, चंबल, सोन, बेतवा, दामोदर। ब्रह्मपुत्रा नदी का जो है सहायक तंत्र है दिहांग, तिस्ता, धनश्री, मानस, संकोच, सुवर्णगिरी और बराक नदी है। ये सब जो है ना, जो ब्रह्मपुत्रा नदी का है। अब देखिए सिंधु नदी के विस्तार से हम लोग पढ़ लेते हैं। तो सिंधु नदी तंत्र विश्व में विशालतम नदी तंत्र में से एक है। देखिए, विशालतम नदी तंत्र है इसका। इसका अफवाह तंत्र के अंतर्गत सिंधु एवं इसके प्रमुख सहायक नदियां झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज इत्यादि इसके सहायक नदियां हैं। अभी पहले जैसे पूर्व में बता चुका हूं मैं। सिंधु नदी तिब्बत के मानसरोवर के निकट बोरखचू ग्लेशियर से निकलता है, बोखरचू ग्लेशियर से निकलता है। ठीक है, सिंधु नदी के तिब्बत में सिंह या खबन सिरमुख कहा जाता है। ठीक है, सिंह खबन या सिरमुख कहा जाता है। सिंधु नदी जो है, जिसकी लंबाई जो होती है 2880 किलोमीटर है, लेकिन भारत में इसकी लंबाई 1114 किलोमीटर है। ठीक है, लगभग आधा से भी कम। ठीक है, सिंधु नदी दामो चौक से भारत में प्रवेश करती है तथा चिल्हड़ के निकट जाकर यह पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है। दामो चौक से भारत में आती है और चिल्हड़ के निकट से ये पाकिस्तान भारत से निकल जाती है चिल्हड़ में। ठीक है, सिंधु नदी लद्दाख जस्कर श्रेणी के बीच प्रवाहित होती है। सिंधु नदी बुंजू नामक स्थान पर भारत के सबसे गहरी गज का निर्माण करती है। कहाँ पे? बुंजू, बुंजू याद रखना है, बुंजू नामक स्थान पर। सिंधु नदी कराची के निकट अरब सागर में डेल्टा बनाती है। कहाँ डेल्टा बनाती है? तो कराची के निकट है, अरब सागर में ये डेल्टा बना लेती है। ठीक है, नेक्स्ट चलिए आइए देखते हैं। नेक्स्ट बात आ रही है, बोला जा रहा है कि सिंधु के दाएं तट पर लेह शहर स्थित है। लेह जो शहर है ना, जिस सबसे सूखा मरुस्थल कहा जाता है, ये दाएं तट पे स्थित है। सिंधु नदी की सहायक नदियां जो है जस्कर, श्योंग, गिलगिट, हुंजा, नुब्रा, सीगर, गेसिंग, दार्स, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज है इसका। नोट, सिंधु देखिए यहाँ पे क्या है ना, सिंधु जल समझौता हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच। सिंधु जल समझौता के अनुसार भारत और पाकिस्तान के मध्य में हुआ था। इस समझौता के अनुसार सिंधु नदी तंत्र का केवल 20% जल का ग्रहण जो है भारत ही करेगा, बाकी जो है पाकिस्तान को दिया जाएगा। झेलम देखिए, झेलम जिसका पुराना नाम था वितस्ता नाम था इसका। ठीक है, झेलम नदी कश्मीर घाटी के दक्षिण पूर्वी भाग में पीर पंचाल गिरिपाद से में स्थित वेरीनाग
झरने से निकलती है। वेरीनाग झरने से शेषनाग झील से निकलती है। वेरीनाग के निकट में शेषनाग झील है, वहां से निकलती है। झेलम, ठीक है, झेलम बहुत झेला है भाई, ऐसी नहीं झेलम नाम है इसका। भारत की सबसे बड़ी मीठी पानी की झील है बुलर नदी, इसी से निकलती है। जो मीठी पानी का झील बुलर है ना, जो यही झेलम नदी से निकलती है, तभी तो मीठा, जब देखो झेला तभी मीठा हुआ ये। श्रीनगर शहर इसी नदी के निकट पर स्थित है और नदी के शिकार या बजेरे चलाए जाते हैं। देखिए, नदी में शिकारा या बजेरा चलाया जाता है, एक नदी में चलने वाला यंत्र है। यंत्र मतलब कि यातायात के साधन है। झेलम नदी कश्मीर घाटी का निर्माण करती है। झेलम नदी अनंतनाग से बारामूला तक नौकागमन्य नदी है। देखिए, अनंतनाग से लेके बारामूला तक इसमें नाव चलता है, सब लोग मजा लेते हैं बच्चे लोग। किशनगंगा इसकी सहायक नदी है। किशनगंगा किसकी सहायक नदी है? तो झेलम की है। झेलम नदी मुजफ्फराबाद में मंगला तथा भारत पाकिस्तान के सीमा के साथ समांतर चलती है। देखो, मुजफ्फराबाद से मंगला तक भारत पाकिस्तान के सीमा के साथ साथ चलती है। मतलब कहा जाए तो झेलम जो है ना, भारत पाकिस्तान की सीमा का भी निर्धारण कर रही है कहीं कहीं। तुलबुल तथा उरी परियोजना जम्मू कश्मीर में झेलम नदी पर ही बना हुआ है। तुलबुल परियोजना है, उरी परियोजना पूछता है तो झेलम नदी पर है। झेलम नदी पाकिस्तान में झांग के निकट चिनाब में मिल जाती है। झांग के निकट चिनाब में मिल जाती है, ठीक है। फिर देखिए चिनाब, देखिए अब आगे चलते हैं, चिनाब पढ़ लेते हैं। चिनाब, अब झेलम किस में मिल गई? तो झेलम मिल गई जाके चिनाब में। अब देखिए चिनाब पढ़ते, चिनाब का पुराना नाम था अस्किनी, अस्किनी इसका नाम था। सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी जो है चिनाब नदी, बारालाचा दर्रे से चंद्रा और भागा नदी संयुक्त रूप से मिलती है। यहाँ पे चंद्रा और भागा। चिनाब नदी को हिमाचल प्रदेश में चंद्रभागा कहा जाता है। भारत में चिनाब नदी की लंबाई 1180 किलोमीटर है। देखिए 1114 किलोमीटर किसका था? सिंधु का था, है ना। तो इसका देखो 1180 किलोमीटर है तथा यह पीर पंजाल श्रेणी के गहरे गर्ज का निर्माण करती है। गहरे गर्ज का, देखिए गर्ज क्या है ना, एक खाई है, गहरे खाई का निर्माण करती है। चिनाब नदी पाकिस्तान के अखनूर के निकट मैदानी भाग में प्रवेश करती है। पाकिस्तान में यह नदी मिठानकोट नामक स्थान पर सिंधु नदी में मिल जाती है, मिठानकोट में, ठीक है। बघलिहार, बघलिहार किश्तवाड़ा सलाल दुलहस्ती परियोजना चिनाब नदी पर ही बना हुआ है। कौन सा है भाई? बघलिहार है, किश्तवाड़ा है, सलाल है, दुलहस्ती है, ये सब सब किस पे बना हुआ है? तो चिनाब नदी पे बना हुआ है, ठीक है। रावी नदी को पुराना नाम जो पुरुषनी कहा जाता था। ये सब किसकी सहायक नदियां पढ़ रहे हैं? सिंधु का। सिंधु का सहायक नदी बारी बारी से पढ़ेंगे, 6 सहायक नदियां हैं, 4 पढ़ रहे हैं अभी। रावी, पुरुषनी, पंचनद में सबसे छोटी नदी है, पंचनद में सबसे छोटा नदी है, 5 नदी है ना वहाँ पे, सबसे छोटा नदी यही है। रावी नदी जो हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे से निकलकर पाकिस्तान में सराय सिंधु के निकट चिनाब में मिल जाती है। रावी देखिए यहाँ से निकलती है हिमाचल प्रदेश से रोहतांग से, और पाकिस्तान के सराय सिंधु में जाके मिल जाती है। 725 किलोमीटर की कुल लंबाई है। हड़प्पा इसी नदी के किनारे पे बसा हुआ, किस पे? रावी पे, जिसका वास्तव पुराना नाम क्या है? पुरुषनी नाम है। चेमरा तथा थीन रंजीत सागर परियोजना इसी पे बना हुआ है। लाहौर शहर रावी नदी के किनारे पे ही स्थित है। ठीक है, अब चलिए पढ़ते हैं ब्यास। ब्यास का नाम बिपाशा भी था, ठीक है, बस पुराना नाम है। ब्यास नदी हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे के पास ब्यास कुंड से निकलता है, इसलिए नाम इसका ब्यास पड़ा है। हिमाचल प्रदेश में कुल्लू घाटी का निर्माण करते हुए पोंग बांध हिमाचल प्रदेश में ब्यास नदी पे ही बढ़ा हुआ है। पूछ देता है पोंग बांध किस नदी पे है? तो ब्यास नदी पे है। यह नदी पंजाब के हरिके नामक स्थान पर सतलज नदी में मिल जाती है जाके, जहाँ यह हरिके बैराज का निर्माण करती है। हरिके बैराज से निकलने वाली भारत का इंदिरा गांधी नहर जो है सबसे बड़ा नहर है। इस तरह से एक पेज पढ़े। अब चलिए देखिए दूसरा हम आपको दिखाते हैं, दूसरा में क्या कर रहा है। अब देखिए सतलज बाकी रह गया था। सतलज नदी को पुराना नाम है सुत्रिदा, सुत्रिदा नदी है इसका नाम, ठीक है। सतलज मानसरोवर के समीप स्थित राक्षस ताल से निकलती है। यह नदी सिप किला दर्रे से भारत में प्रवेश करती है तथा इसकी कुल लंबाई 1450 किलोमीटर है, जबकि भारत में सबसे लंबी इसकी लंबाई जो है 1050 है। देखो भारत में जो लंबी रहेगा उसी के आधार पे हम भारत की लंबी नदी, भारत की छोटी नदी कहते हैं ना। तो 1050 किलोमीटर है।
और भाखड़ा नंगल बैराज हरिके बैराज जो है नाप्ता झाकरी परियोजना इसी नदी पर बनाती है। ठीक है, तो आप समझ गए। अब देखिए अब ये हो गया सिंधु नदी तंत्र, हम लोग पूरा कंप्लीट कर दिए। सिंधु नदी का जो भी तंत्र था उसे हम लोग कंप्लीट कर दिए। अब हम लोग को पढ़ना है गंगा नदी तंत्र। गंगा नदी तंत्र में देखिए आ जाते हैं। गंगा नदी तंत्र में क्या है कि गंगा नदी भारत का सबसे बड़ा नदी तंत्र है। इस नदी तंत्र के प्रमुख इस प्रकार है कि इसमें देखिए गंगा नदी सतोपथ हिमनद से निकलती है, अलकनंदा और गंगोत्री हिमनद से निकलती है। अलकनंदा और गंगोत्री हिमनद से निकलती है। भागीरथी देवप्रयाग में मिलने के बाद ये संयुक्त रूप से गंगा कहलाती है। देखो पहले गंगा नदी का नाम गंगा नहीं है। गंगा नदी जो है सबसे पहले निकलती है अलकनंदा से। अलकनंदा से गंगोत्री हिमनद से निकलती है और सतोपथ हिमनद से निकलती है अलकनंदा, और गंगोत्री हिमनद से निकलती है भागीरथी। समझ में आ रही बात। वहां जाके देवप्रयाग नामक एक स्थान है, वहां जाके उन्होंने मिल जाते हैं, उत्तराखंड में है। ठीक है, जब वहां मिलते हैं तो वहां से नाम इसका पड़ जाता है गंगा। ठीक है, गंगा नदी उत्तराखंड में पंच प्रयाग का निर्माण करती है। पंच प्रयाग का देखिए 5 प्रयाग बनता है। देखिए अब देखते हैं। विष्णु प्रयाग पूछा जाता है, विष्णु प्रयाग अलकनंदा धौली गंगा। नंद प्रयाग अलकनंदा और नंदा किनी। कर्ण प्रयाग अलकनंदा और पिंडर नदी। रुद्र प्रयाग अलकनंदा और मंदाकिनी। देव प्रयाग अलकनंदा और भागीरथी। मेन था देव प्रयाग, यहीं से तो गंगा बनी है। ठीक है, तो देव प्रयाग अलकनंदा और भागीरथी हो गई। अब चलिए गंगा नदी की सबसे बड़ी जो है, गंगा नदी की सबसे बड़ी और सबसे लंबी नदी है तथा द्वारिका से गंगा मैदान भाग में प्रवेश कर जाती है। देखो गंगा जो है ना, द्वारिका कहाँ, उत्तराखंड में है। वहां से जो है भारत में जो मैदानी भाग में प्रवेश कर जाती है। उससे पहले पर्वतीय भाग में गंगा रहती है। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदियां जो है उसका नाम है यमुना। गंगा का बहन जो यमुना है सबसे बड़ी सहायक नदी है, जो प्रयागराज में आके मतलब इलाहाबाद में जाके गंगा में मिल जाती है। इलाहाबाद में देखिए 3 नदी मिली है, गंगा, यमुना, सरस्वती। हालांकि सरस्वती का साक्ष्य तो मिलता है, लेकिन देखेंगे प्रत्यक्ष रूप से संगम कहा जाता है इलाहाबाद का। तो सरस्वती को मिलने की वहाँ पे प्रत्यक्ष रूप से देख नहीं पाते हैं नग्न आंखों से, लेकिन आप देखिएगा वहाँ पे तो गंगा और यमुना तो साफ दिखती है कि इधर से गंगा आई, इधर से यमुना आई है। यमुना कैसे पता लगती है कि इसका यमुना का जो जल है ना थोड़ा मटमैला है, और गंगा को जो पूरा गंगा तो गंगा है, प्योर क्लीन है। ऐसा लगता है देखने में, तो लगता है कि 2 नदी मिली है। लेकिन सरस्वती नदी का भी जल जो है पीला जैसा थोड़ा सा है, लेकिन ये दिखती कम है। समझे, तो ये वहाँ पर संगम जाएंगे कभी तो देखेंगे। फरक्का जो देखिए, अब देखिए ये तो बता दिए प्रयागराज में मिल जाती है यमुना। फरक्का जो है पश्चिम बंगाल में गंगा को 2 भागों में विभाजित कर देती है। फरक्का क्या है, तो बैराज बनाया गया है, एक बांध बनाया गया है भारत सरकार के द्वारा, हुबली और भागीरथी। ठीक है, आगे चलकर गंगा बांग्लादेश में जो मिलती है उसका नाम पद्मा का नाम से जाना जाता है। पद्मा ब्रह्मपुत्रा में मिलकर मेघना नाम से बहती है। जैसे पद्मा जो है ना ब्रह्मपुत्रा में मिल जाती है, आगे जाके देखिए क्या हुआ यहाँ पे, बंगाल के खाड़ी में गिर जाती है। देखिए क्या हुआ जो बताता हूँ। गंगा आगे चलकर हमारे पास गंगा रहती है भारत में, तो इसको फरक्का बैराज बनाते हैं हम लोग और 2 भाग में गंगा को बांट देते हैं, एक तो हुबली और दूसरी भागीरथी। ठीक है, तो आगे चलकर ये गंगा जो है जब जाती है बांग्लादेश में, तो वहां सब लोग इसको गंगा नहीं कहकर पद्मा पद्मा बोलने लगता है। अब ब्रह्मपुत्रा नदी भी आगे जाती है, और ब्रह्मपुत्रा नदी को वहाँ यमुना यमुना जमुना जमुना बोलता है। ठीक है, बांग्लादेश में। तो बांग्लादेश में जमुना और पद्मा दोनों आपस में जब मिलती है ना, जहाँ से धारा, उसके बाद से सब मेघना कहता है इसको। जैसे हम लोग कैसे अलकनंदा और भागीरथी मिला था गंगा का दिया, ऐसे उन लोग भी कहा दिया। ठीक है, गंगा ब्रह्मपुत्रा नदी मिलकर विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा का निर्माण करती है, जो मैंग्रोव वन की वनस्पति में के लिए पाया जाता है। अब देखिए मैंग्रोव वन बताते हैं। मैंग्रोव वन पर्यावरण के लिए बहुत ही जरूरी है। ये खारे पानी में उगने वाला वनस्पति है। इसके बारे में पूछा जाता है तो इसकी जड़ें जो होती है ना मैंग्रोव वन का, वो जड़ जो है पानी से ऊपर रहता है। आप कहेंगे पानी से ऊपर कैसे रहेगा, क्योंकि जड़ को चाहिए ऑक्सीजन, नाइट्रोजन पर्यावरण से। तो ये क्या करता है कि अपने जड़ को जितना पानी का स्तर बढ़ेगा, जड़ अपना उतना लंबा कर लेता है और वो निकाल देता है, पानी से निकालता है, अंगुली निवा संरचना जैसे ठुड्डी जैसा ऐसा निकाल देता है सब। समझे,
तो इसी में देखिए एक जल मार्ग है, गंगा नदी के राष्ट्रीय जल मार्ग एक बना हुआ है। जल मार्ग जैसे एनएच पढ़ते हैं ना, राष्ट्रीय राजमार्ग पढ़ते हैं, वैसे जल मार्ग है ये, ठीक है। तो एक है, तो प्रयाग से हल्दी, प्रयागराज से माने इलाहाबाद से हल्दिया, एक को नाम है, इलाहाबाद से हल्दिया चलती है, ठीक है। गंगा नदी पर स्थित प्रमुख शहर जो है ऋषिकेश, हरिद्वार, कानपुर, प्रयागराज माने पहले इलाहाबाद, और कन्नौज, बक्सर, वाराणसी, भागलपुर, पटना इत्यादि जो इसी नदी पर बसा हुआ है, ठीक है। किस पे? गंगा पर। गंगा की सहायक नदियां देखिए कौन कौन सी हैं। बाएं तट और दाएं तट, दो भागों से गंगा की सहायक नदियां मिली हुई है, ठीक है। बाएं तट से कौन कौन नदी आई है? तो बाएं तट से जो आई है, रामगंगा, गोमती, घग्गर, गंडक, कोसी, महानंदा। दाएं तट से कौन कौन आई है? यमुना, सोन, टांस या तमसा, कर्मनासा और पुनपुन। कर्मनासा नदी जो है ना, बिहार और उत्तर प्रदेश की एक सीमा रेखा का भी निर्धारण करती है। अब कर्मनासा के बारे में बताते हैं। कहा जाता है गंगा में नहाओगे, स्नान करोगे तो आपको पुण्य मिलेगा, ठीक है। वही कर्मनासा नदी में यदि स्नान कर लिए तो जो भी पुण्य है सब कर्म उसमें नाश हो जाएगा, इसीलिए इसका नाम पड़ा कर्मनासा, समझे। अब देखिए आपको हम बताते हैं, समझिए बढ़िया से कि इसमें हुआ क्या। देखिए ये रहा गंगा नदी, ठीक है। बाएं तट देखिए, गंगा बह रहा है इस साइड से, इसका बाएं तट किधर होगा बाबू? तो कहेंगे बाएं तट ए साइड होगा, बायां इधर हो जाएगा, बायां इधर हो गया, है ना। दायां किधर होगा? तो दायां इधर हो जाएगा, ठीक है। तो यही हुआ बाएं दाएं से मिलने वाली नदियां। रामगंगा गोमती घाघर गंडक कोसी और महानंदा, ये सब मिली बाएं साइड से। और दाएं से जाने वाली है कौन सा? देखिए इलाहाबाद में दाएं से जाके यहाँ मिल गई है कौन? यमुना। फिर सोन, सोन कहाँ से है? मरकंटक के पहाड़ी से आई है, दक्षिण भारत से चल के आई है, पहला नदी है मिलने के लिए गंगा से, हाथ मिलाई गंगा से, आओ बहन गंगा, हम आए हैं दक्षिण से और तुम हो उत्तर के, मिलाते हैं दोनों और बनाते हैं हम लोग गंगा की धार, ठीक है। टांस जो है ना, तामस नदी, ये भी आके मिली है दाएं साइड से, मतलब कि दक्षिण से। दक्षिण कह सकते हैं उत्तर, ये देखो उत्तर हो गया, ठीक है। ये हो गया दक्षिण, तो दक्षिण साइड से कहिए या उत्तर साइड से कहिए, या बाएं साइड से कहिए या दाएं साइड से कहिए, एक ही बात हो जाएगा, ठीक है। कर्मनासा अपन कर्मनासा के बारे में तो बता ही दिए आपको, है ना। इस तरह की बातें जो है कर्मनासा के साथ हुई है, ठीक है। अब आप इसको समझ गए। आप चलिए विस्तार से पढ़ते हैं इन नदियों के बारे में। कौन सी नदियों के बारे में भाई? तीन ही सभी नदियों के बारे में हम लोग विस्तार से पढ़ते हैं, ठीक है। तो बढ़ते हैं। अब देखिए पहला आ गया, बाएं तट से मिलने वाली नदियां की सहायक नदियां कौन कौन सी है? तो रामगंगा। रामगंगा जो है बाएं साइड से मिलती है, इसी के नाम पर देखो जिम करो लिख ही दिया। रामगंगा नदी कुमाऊं हिमालय में स्थित गढ़वाल की पहाड़ी से निकलती है। गढ़वाल वाली से निकलती है कौन? राम। इसी नदी के तट पर जिम कार्बेट राष्ट्रीय पार्क है, ठीक है। रामगंगा नदी जल परियोजना उत्तराखंड में स्थित है। रामगंगा जल परियोजना कहाँ है? तो उत्तराखंड में है। यह नदी कन्नौज के निकट गंगा में मिल जाती है। ये कन्नौज उत्तराखंड में जगह है, वहां जाके ये गंगा में मिल जाती है। कौन? रामगंगा। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नाम भी रामगंगा नेशनल पार्क रखने के विचार जो इसी नदी के नाम पर किया गया। गोमती, गोमती देखिए क्या है, उत्तर प्रदेश की मुख्य रूप से है। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में फुलहारी झील से निकलती है, और ये गोमती नदी लखनऊ लखनऊ जो है ना गोमती के किनारे है, जैनपुर से बहती हुई गाजीपुर के निकट गंगा में बह जाती है। ये देखे हैं जो एक फिल्म आया था, कौन सा? तो जॉली एल बिट्टू, उसमें गोमती के किनारे वाला चर्चा किया है, लखनऊ किस पे गोमती। तो फिल्म देखो ना कभी कभी, आप देखते हैं तो याद रखा कीजिए कि इसमें क्या कैरेक्टर यूज किया गया है, क्या शब्द है, क्या भौगोलिक स्थिति है हमारा। घाघर नदी, घाघर नदी तिब्बत के कैलाश पर्वत से निकलकर के समीप मापचंगुंग हिमनद से निकलती है। घाघर नदी बिहार के छपरा गंगा में आके मिलती है। देखो घाघर निकलती है मांगचुंग से, हिमालय से, समझे, और वहां से आती है पैदल ये, अब बेचारी आके मिलती है यहाँ पे छपरा में, ठीक है। घाघरा छपरा पूछते हैं ना, तो छपरा में मिलती है। इसकी प्रमुख सहायक नदी है, देखिए घाघर अकेले नहीं आई है, वहां से काली और सरयू के साथ, काली सरयू और राप्ती तीनों नदी इसके साथ आई है, तब जाके मिली है। ऐसी नहीं है कि घाघर अकेले चल गई है, इतना पैदल चलने के साथ में इन लोग साथ दिया है। कौन कौन है? तो काली सरदा नदी कहते हैं जिसको काली कहा जाता है, ठीक है। सरयू नदी है, और सरयू वही जहाँ राम जी नहाते थे,
कौन सा, तो ये अयोध्या में बहने वाली नदी है सरयू, वही सरयू है। राप्ती, राप्ती सागर एक एक्सप्रेस ट्रेन चलता है, अक्सर ट्रेन के नाम तो नदी के नाम पे रखा हुआ है ना। अब देखिए गंडक नदी, गंडक नदी जो है धौलागिरी पर्वत के एवरेस्ट पर्वत के मध्य नेपाल हिमालय से निकलती है। नेपाल में इस नदी को सदानीरा कहा जाता है। शालिग्रामी या मैदानी भाग में आज जैसी आती है नारायणी कहा जाता है। एक ही बात है, शालिग्राम भगवान की पत्नी शालिग्रामी हो गया और इसी को नाम कहा गया, मैदानी भाग में आया था नारायणी नदी कहते हैं। किसको कहते हैं, ये गंडक नदी को कहते हैं। ठीक है, यह नदी सोनपुर बिहार के निकट गंगा माँ के मिल जाती है। सोनपुर में मिलती है, सोन नदी नहीं, सोनपुर जहाँ मेला लगता है, सोनपुर के मेलवा में धनिया भोले गनमा है ना। हाँ, कोसी नदी, कोसी नदी नेपाल के गोसाई धाम पर्वत से निकलती है और 7 नदियां मिलकर बनी हुई है ये कोसी नदी। ठीक है, इसीलिए इसको सप्त कोसी कहा जाता है। इस नेपाल से वहाँ गोसाई धाम से निकल के अब बिहार में प्रवेश करती है, बिहार के शोक कहलाती है। कोसी नदी में बाढ़ आता है तो पूरा उत्तर बिहार को तबाही मचा देता है बंधु, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें पानी लेके आती है। क्यों लेके आती है, तो देखिए गोसाई धाम से जब निकलती है ये तो 7 नदियाँ इसमें मिल जाती है, एक नहीं है, 7 नदियाँ हैं। नाम है कोसी लेकिन ये 7 नदियाँ हैं भाई, तब तो इतना जल लेके आ पाती है। ला के मिलाएगी किसमें, गंगा में मिलाएगी। गंगा में मिलाएगी, गंगा का जल स्तर ऐसे बढ़ गया तो जो गंगा किनारे जिले हैं, शहर हैं, जैसे पटना, भागलपुर और ये बनारस, बनारस तो ऊंचा पर हो गया उत्तर प्रदेश में, ये तो कम प्रभावित होता है। भागलपुर सबसे ज़्यादा, उसके बाद पटना पूरा डूबने के कगार में रहेगा। महानंदा, अब महानंदा देखिए एक्सप्रेस भी चलता है, क्या नदी के नाम पे बहुत सारा है। यह पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग पहाड़ी से निकलती है। भारत में यह गंगा की बाई तट से मिलती है। अभी बताए थे बाई तट का मतलब क्या हुआ बाबू, ऊपर से मिलती है आके। अंतिम सहायक नदी, महानंदा जो अंतिम सहायक नदी है, यह पश्चिम बंगाल में फरक्का के निकट गंगा में मिल जाती है। देखिए अब आपको बता दूं, फरक्का बैराज बनाया गया है। गंगा जो कि है ना, ये गंगा है, जब ये गंगा है, गंगा ये प्रवेश कर रही थी किसमें, पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल में नहीं, बंगाल में जब ये गंगा प्रवेश कर रही थी उसी समय भारत में यहाँ पर बनाया गया फरक्का बैराज। ठीक है, फरक्का फरक्का बना दिया गया, ये बैराज है, बैराज मतलब बांध हो गया, बना दिया गया। और गंगा के कुछ धारा इधर मोड़ दिया गया, कुछ इधर मोड़ दिया गया, इधर मोड़ दिया गया, इसको कहा गया हम लोगों को क्या, इसको कहा गया दामोदर नदी। दामोदर नदी घाटी परियोजना यही है, दामोदर नदी हो गया। ठीक है, और दामोदर नदी घाटी परियोजना हो गया ये। तो इस यहाँ पे इसी जो फरक्का के निकट में जाके, तो यहाँ जाके जो बाएं तरफ से आती है, यहाँ जाके एकदम लास्ट में मिलती है कौन, गंगा, ये महानंदा। और उड़ीसा में बहते हुए आती है ये, समझे। तो महानंदा नदी लास्ट में मिलती है, दाएं तट पे वो भी मिलती है। हमारे किस तट पे मिलती है, दाएं तट पे मिलती है। देखिए दाएं तट से, अब देखिए बाएं तट से मिल गई लास्ट में महानंदा, अब बची नहीं, तब दाएं तट से मिलने वाली नदियां हैं। तो दाएं तट से मिलने वाली नदियों में देखिए क्या है कि दाएं तट से गंगा के सहायक नदियां हैं। यमुना, यमुना जो है उत्तराखंड के उत्तर काशी के यमुनोत्री हिमनद से निकलती है। यह गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदियां हैं। यह नदी प्रयागराज माने इलाहाबाद गंगा नदी में मिल जाती है। इसी नदी पर दिल्ली, मथुरा व आगरा शहर स्थित है, समझे। यमुना की सहायक नदियां जो है चंबल, बेतवा, केन, सिंधु नहीं, सिंध इत्यादि जो है इसका सहायक नदियां हैं। यमुना भी आई तो यमुना बहन अकेले नहीं आई है, इसको साथ देने के लिए चंबल आए, बेतवा आए, केन आए, सिंध आए, सब मिल के आए। फिर देखिए आते हैं हम लोग सिंधु, ये पढ़ते हैं सोन के बारे में। सोन नाम क्यों पड़ा वो भी जान जाएंगे। सोन नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है। इस नदी घाटी में सोने के कण पाए जाते हैं, इसलिए इस नदी को सोन नदी कहा गया। यह पटना के समीप दानापुर में गंगा नदी में मिल जाती है। देखो पटना के समीप आती है दानापुर, एक जगह है जो रेलवे मंडल सबसे बड़ा रेलवे मंडल है, ठीक है, वहाँ आके मिलती है। और सोन नदी के सहायक नदी कौन कौन है, तो अकेले नहीं आई है सोन बहन, सोन भी लेके आई है, कनहर के लेके आई, रिहांद आया था, और उत्तर कोयन साथ में आई। टॉन्स जो है इसका नाम है तमस नदी। ठीक है, टॉन्स नदी मध्य प्रदेश के कैमूर पहाड़ी में स्थित
तमस कुंड से निकलती है और उत्तर प्रदेश की इलाहाबाद में आकर समीप में गंगा में मिल जाती है। टम्स के बारे में बहुत कम देखिए चर्चा दे दिया जाता है पुस्तक में, लेकिन मैं बता देता हूँ। मध्य प्रदेश के कैमूर पहाड़ी से निकलती है और तमस कुंड से, और ये गंगा में आके इलाहाबाद में मिलती है। ठीक है, तो ये हो गया। अब चलिए आइए हम देखते हैं नेक्स्ट वाला। अब देखिए लास्ट नदी जो है गंगा तंत्र का, ये कर्मनाशा नदी है। कर्मनाशा नदी अभी आपको बता रहे थे, यह मध्य प्रदेश के त्रिशंकु पर्वत से निकलती है। ठीक है, वहाँ का ये बिहार के चौसा के निकट मिल जाती है। चौसा वही स्थान है जहाँ शेरशाह सूरी और हुमायूं ने युद्ध लड़ा था, और चौसा बिहार में स्थित है किनारे में। देखिए अब आपको मैं बता दूं कि चौसा के युद्ध में क्या हुआ था कि शेरशाह सूरी यहाँ चौसा में बुलाया उसको, हुमायूं को नहीं आइडिया था कि चौसा नदी के किनारे कैसे लड़ना है। इसीलिए कहा कि हमको दुश्मन को हराना है, शेरशाह सूरी हमको दुश्मन को हराना है, उसको उस स्थिति में ले जाना है जो वो सर्वाइव नहीं कर सकता है, समझे। इसीलिए चौसा के मैदान में लेकर आया जहाँ सर्वाइव वो नहीं कर पाया, इसीलिए हारा। हुमायूं छोटा मोटा सेना नहीं था उसके पास, वो चाहता यदि जो ही लड़ाई जो बंगाल में लड़ा जाता तो शेरशाह सूरी को उखाड़ कर फेंक देता, लेकिन शेरशाह सूरी चालाक था, वो जानता था कि हमको उखाड़ के फेंक देगा, इसीलिए चौसा में बुलाया लड़ने के लिए। अब लड़ने के लिए बुलाया कैसे, अब चौसा में लड़ने के लिए आया, चौसा में ही रुक गया, काम जाएंगे नहीं। अब एक आदमी दो आदमी गाली गलौज कर रहा था, एक आदमी जो है जो तेज से कर रहा है और वो आगे बढ़ते जा रहा है, दूसरा आदमी तो उसको समझेगा कि हम तो उसको दबाव दे रहे हैं, दबा रहे हैं उसको, गाली से हम अथी कर रहे हैं, हरा देंगे। तो लेकिन यही बात है कि पहला आदमी शांत होके भागते जाएगा, भागते गया और जाके वही चौसा के किनारे बैठ गया और वहीं आके मारा और उसको भगा दिया हुमायूं को भगा दिया शेरशाह सूरी। हुमायूं खराब राजा नहीं था, शेरशाह सूरी भी खराब नहीं था, लेकिन दोनों परिस्थिति बस हारे और जीते हैं, ये बात ध्यान रखने वाली बात है। इसीलिए कहते हैं परिस्थिति सबसे बड़ा महान होता है। ठीक है, अब देखिए पढ़ते हैं ब्रह्मपुत्र तंत्र। इस नदी में ब्रह्मपुत्र नदी को उत्तर पूर्वी हिमालय की अनेक नदियां अपवाह तंत्र का हिस्सा है। ब्रह्मपुत्र नदी देखिए ये भी उत्तर पूर्व से है, तो उत्तर पूर्व हिमालय के बहुत नदियां मिलकर बनी है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत के मानसरोवर झील के पास कैलाश पर्वत से निकलती है, जो चेमा युंग कुंड ग्लेशियर, याद रखिएगा, चेमा युंग कुंड ग्लेशियर से निकलती है। यह नदी जो है कुल लंबाई जो 2900 किलोमीटर है, तथा भारत में ये 916 किलोमीटर ही बहती है। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में यारलंग सांगपो कहा जाता है। यारलंग सांगपो किसको कहा जाता है, ब्रह्मपुत्र को। अरुणाचल प्रदेश में दिहांग कहा जाता है, और असम में जैसे प्रवेश करती है तब कहता है ब्रह्मपुत्र। अब बांग्लादेश में जैसी निकलती है तो फिर जमुना कहे लगता। तो ये एक नदी है जिसका बहुत नाम है, कभी कुछ कह दिया लेकिन इस पर कोई प्रभाव पड़ता नहीं है। तुम यारलंग सांगपो को हो, दिहांग को हो, ब्रह्मपुत्र को हो, जमुना को हो, इसका स्थिति वही है। ऐसे मनुष्य में भी होना चाहिए। ब्रह्मपुत्र नदी यांगपा दर्रा से भारत में अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, यांगपा से। ठीक है, जहाँ इसको दिहांग कहते हैं, प्रवेश करती है। और बांग्लादेश में दाईं ओर से तीस्ता नदी इसमें आकर मिलती है। बांग्लादेश में जैसी जाती है ना, दाईं ओर से तीस्ता आके मिलती है, और ब्रह्मपुत्र नदी यमुना के नाम से जानी, जैसी तीस्ता मिली, समझे, उसके बाद फिर इसका नाम सबको कहे लगता है क्या कि ये हो गया कौन भाई, देखिए ये ब्रह्मपुत्र नदी, इधर से ब्रह्मपुत्र, देखिए ब्रह्मपुत्र, देखिए ये कहाँ से निकला है, अभी मैं बता दूं ब्रह्मपुत्र के बारे में पूरा। ब्रह्मपुत्र जो है चेमा युंग ग्लूम ग्लेशियर से निकला है। कहाँ का भाई, तो कैलाश पर्वत के, मानसरोवर झील है ये। ठीक है, तिब्बत नदी। देखिए अभी आपको मैं बताऊं कि देखिए ये रहा अपना भारत, ये रहा अपना भारत। ठीक है, ये अपना भारत रहा, इस तरह से भारत का ये रहा, ये नेपाल, ये सिक्किम रहा, ये नेपाल रहा। यहाँ से जो तिब्बत की है, ये पूरा क्षेत्र अभी चाइना कब्जा में है, लेकिन ये तिब्बत है। ठीक है, यहाँ से जो तिब्बत है, ये देखिए ये जो तिब्बत के क्षेत्र दिख रहे हैं, तो यहाँ है मानसरोवर झील, यहाँ से निकलती है कौन, ब्रह्मपुत्र नदी। कैलाश पर्वत से निकलती है, जहाँ भगवान शिव तपस्या कर रहे हैं, कैलाश पर्वत। ठीक है, निकलती है। और चेमायुंग ग्लेशियर से निकलते हुए 2900 किलोमीटर की लंबाई है, जो कि यह ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में यारलंग सांगपो के नाम से तो जाना जा रहा है।
दिहांग नदी अरुणाचल प्रदेश, यहाँ जाके एकदम लास्ट में अरुणाचल प्रदेश के पास में ये प्रवेश करती है दिहांग के नाम से। ठीक है, उसके बाद फिर अरुणाचल से आती है असम, असम में सब ब्रह्मपुत्र कहने लगता है। फिर ये पूरा असम उड़ीसा बहते, ये असम बहते हुए जाके मिलती है बांग्लादेश में। अब बांग्लादेश में जब बहने लगती है तो उसके लास्ट किनारे पे, जैसे बांग्लादेश खत्म होने वाला था, बांग्लादेश के जो पहुंचने वाली थी, उसी समय इसमें आकर मिल जाती है एक नदी जिसका नाम है क्या, तो इसका नाम है जो यमुना कहलाने लगती है। जब आके उसमें मिल जाती है तीस्ता, इधर से आती है तीस्ता, तीस्ता आके मिल जाती है तो कहलाने लगती है यमुना। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है तीस्ता नदी आकर मिल जाती है। ठीक है, तो ये पूरी घटना हुई इसके साथ, किसके साथ, तो ब्रह्मपुत्र नदी के साथ। ठीक है, जमुना कहलाने लगती है। सुंदरवन के डेल्टा का निर्माण में बहुत बड़ा योगदान देती है। ब्रह्मपुत्र नदी गंगा नदी के साथ मिलकर विश्व की सबसे बड़ा डेल्टा का निर्माण करती है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 देखिए, एक पढ़े थे कौन सा, इलाहाबाद से हरदिया, ये देखिए सदिया से धुरविया है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। धुरविया के निकट ब्रह्मपुत्र बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है, तो इसीलिए भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है धुरविया। धुरविया सदिया से धुरविया जाके मिल जाती है। ब्रह्मपुत्र नदी पर ही असम की विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप मांजुली है। और छोटी देखिए बता नहीं रहा, छोटी जो है उमानंदा है, उमानंदा नाम के नाम से जो है छोटी नदी द्वीप है, वो भी बांग्लादेश, ये ब्रह्मपुत्र नदी के नदी द्वीप ही हैं। रेलवे में पूछा गया क्वेश्चन है, बड़ा तो सबको जान रहा था, पूछा कि छोटी नदी द्वीप क्या है उसमें, तो छोटी नदी द्वीप के नाम है उमानंदा। ठीक है, बाईं ओर से आके मिलने वाली नदियां देखिए ब्रह्मपुत्र में कौन है, देखिए अब इसका बाईं कैसे हो जाएगा बाबू, देखिए ये आ गई ब्रह्मपुत्र, ये देखिए अपना रहा ब्रह्मपुत्र। ठीक है, अब ये चल रही है इस ओर, तो इसका बाईं किधर होगा, तो बाईं इधर हो जाएगा। ठीक है, बाईं इधर हो जाएगा, दाएं किधर होगा, दाएं इधर हो जाएगा। तो बाईं ओर से मिलने वाली नदियां हैं कौन कौन है, दिहांग, लोहित, इधर देखिए दिहांग होगा, लोहित होगा, धनसिरी होगा और कोपिला होगा। दाईं ओर से मिलने वाली कौन होगा, सुबनसिरी, कामेंग, मानस और साकेत और तीस्ता। देखिए मानस इसी की सहायक नदियां, पूछता है मानस किसकी सहायक नदियां हैं, तो ब्रह्मपुत्र के सहायक नदियां हैं। ठीक है, तो मानस ब्रह्मपुत्र के सहायक नदियां हैं। अब सुबनेरी के बारे में पढ़ते हैं, जो दाईं ओर से मिल रही है सुबनेरी। यह नदी तिब्बत हिमालय से निकलते हुए तिब्बत अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश होकर लक्ष्मीपुर, लक्ष्मीपुर असम ब्रह्मपुत्र में मिलती है। देखिए लक्ष्मीपुर खीरी जो है ना उत्तर प्रदेश में है। यहाँ जो नेताओं के जो पुत्र थे, जो किसानों को कुचल दिए थे अपने थार द्वारा, इसी के लिए लक्ष्मीपुर खीरी रहा था प्रसिद्ध। ये लक्ष्मीपुर जो असम वाला है ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है। यह ब्रह्मपुत्र नदी की सबसे बड़ी सहायक नदियां हैं। कौन सा भाई, कौन, सुबनसिरी जो है। मानस देखिए, मानस नदी जो है तिब्बत हिमालय से निकलकर असम के जोगीगोपा नामक स्थान में ब्रह्मपुत्र में प्रवेश करती है। संकेश इसकी प्रमुख सहायक नदियां है। लोहिता, लोहिता यह नदी जो है तिब्बत में जयालुचू पर्वत श्रेणी से निकलती है, अरुणाचल प्रदेश व असम में प्रवेश होकर ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है। धनसिरी, यह नदी इंग्लैंड के कैलाश पर लासंग पर्वत से निकलती है और इसकी जो है डिजुंगू या दिफू में जाके मिल जाती है। इस तरह से हमने अभी देख लिया कि कौन नदी कहाँ कहाँ मिल रही है और किससे मिल रही है, क्योंकि अभी हम लोग ब्रह्मपुत्र तंत्र ही पढ़ रहे हैं, तो ब्रह्मपुत्र तंत्र के अभी तक जो जो पढ़े हैं उसके बारे में। अब देखिए हम पढ़ेंगे तीस्ता नदी। तीस्ता जो है इसकी अंतिम नदियां हैं ब्रह्मपुत्र का। यह नदी सिक्किम के चोलांगू झील से निकलती है और यह सिक्किम पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के में प्रवेश कर जाती है, ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है। इसकी प्रमुख सहायक नदियां जो है लाचुंग, सिविक, रिकपो है। ठीक है, अब देखिए हम लोग पढ़ेंगे प्रायद्वीपीय नदी। उत्तर भारत के सब नदी कैप्चर हो गया है और सहायक नदी भी कैप्चर हो गया है। इसको यदि जो आप 2 बार 3 बार जितना बार करके देख लीजिएगा, हमें नहीं लगता कि कोई क्वेश्चन इससे आपको अब छूटने वाला है। ठीक है, प्रायद्वीपीय भारत की नदियां देखिए। अब प्रायद्वीपीय भारत की नदी जो है अपवाह तंत्र में हिमालय अपवाह तंत्र से भी पुराना है। कह रहा हिमालय नदी जो बना ना उससे पुराना है ये। अब पश्चिमी घाट बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली प्रमुख प्रायद्वीपीय नदियां हैं और अरब सागर में गिरने वाली छोटी नदियों के बीच जल विभाजन के कार्य करती है। ये जो छोटी नदियां जो है, यह नदी
पौड़ अवस्था हो चुकी है। देखिए पुराना है तो बूढ़ा हो गया है। कौन नदी? तो जो प्रायद्वीपीय नदी है। प्रायद्वीपीय नदी है कौन, इसके बारे में देख लीजिए। तो प्रायद्वीपीय नदी कहते हैं जो, देखिए ये भारत रहा अपना, ये रहा अपना भारत, छोटा सा भारत बनाते हैं, लेकिन जैसे तैसे समझने के लिए भारत है। आप बोलेंगे एग्जैक्ट नक्शा नहीं है तो वो ये रहा, देखिए भारत, ये है अपना भारत महान, और इसी में हम लोग हैं। देखिए तो यहाँ के बाद से जो भी नदी गई है इसके नीचे वाला सभी नदी को प्रायद्वीपीय कहा गया है। प्रायद्वीपीय कहने का अर्थ क्या हुआ? अब देखिए द्वीप, प्रायद्वीप और महाद्वीप, ये 3 वर्ड समझना जरूरी है। द्वीप किसको कहते हैं? सारा ओर जल हो, सारा ओर क्या हो बाबू? जल हो, सारा ओर जल हो, जल। अब बीच में क्या हो? स्थल हो, बीच में स्थल हो, ये स्थल है, तो इसको कहेंगे द्वीप। क्या कहेंगे? द्वीप, द्वीप हो गया ये, ठीक है, द्वीप हो गया। अब देखिए सारा ओर जो है सारा ओर जल हो, 3 ओर जल हो, कितने ओर बाबू? 3 ओर, इधर 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 सब जल है, इधर सब जल है, ठीक है। अब बीच में हो गया क्या? इधर क्या हो गया? तो यह स्थल हो गया, तो इसको कहेंगे प्रायद्वीप। कहा है भाई? एक साइड से लगा हुआ, इसलिए पराया द्वीप है, अपना द्वीप नहीं है, ठीक है। अब ये समझ में आ गया। अब देखिए और एक बात समझिए, तो प्रायद्वीप हो गया, एक महाद्वीप। कहा कि बहुत बड़ा द्वीपे हो जाए, द्वीप जो है बहुत बड़ा हो गया तो कहेंगे महाद्वीप है। तो ये प्रायद्वीपीय नदियां हैं। प्रायद्वीपीय समझ में आया क्यों कहें प्रायद्वीपीय? चलिए अब बात है प्रायद्वीपीय में पश्चिम की ओर बहने वाली नदी। देखिए प्रायद्वीपीय है ना, तो इसमें 2 तरह से बहने वाली नदी है। कौन कौन तरह से भाई? देखिए ये प्रायद्वीपीय है, प्रायद्वीपीय में एक तो पश्चिम, एक नदियां जो कुछ नदियां पश्चिम चला गया, कुछ नदियां पूरब चला गया है। ये देखिए यहाँ से बीच में पर्वत है, ये पूरब की ओर बहने वाला है, तो पूरब जाएगा बंगाल की खाड़ी में, ठीक है। और जब पश्चिम जाएगा, पश्चिम जाएगा तो अरब सागर में जाएगा, अरब सागर में जाएगा। तो पश्चिम की ओर पूरब की ओर बहने वाली नदी 2 भागों में बांट दिया गया है, ठीक है। किसको? तो प्रायद्वीपीय नदी को। पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां अरब सागर में गिरती है और ये बनाती है क्या? एक्सचुरी या ज्वार नद। एक्सचुरी किसको कहते हैं, ज्वार नद किसको कहते हैं? इससे पहले आपको मैं बताऊं तो पूरब की ओर बहने वाली नदियां जो बनाती है क्या? डेल्टा। क्या बनाती है? डेल्टा बनाती है। अब डेल्टा किसको कहते हैं वो बता दो। पहले एक्सचुरी समझते हैं। एक्सचुरी कहा जाता है कि जब वो डेल्टा नहीं बनाते, डेल्टा आप देखिए क्या होता है कि नदी, देखो ये देखो है नदी, ये नदी है, अपने साथ गाद लेके गई है। गाद मतलब मलबा, मिट्टी, कण, पेड़ पौधा, सड़ा गला, जानवर वगैरह सब लेके गई है, ठीक है। और जब इसकी ताकत था तब तो यहाँ से उठा के ले गई, बहा के ले गई पूरा धार के साथ, ठीक है। ताकत जैसी इसकी कमी, मतलब कि पौड़ अवस्था में आई, युवा अवस्था। इस नदी के 3 भाग होता है, युवा अवस्था होता है, हाँ, एक होता है युवा, फिर पौड़ होता है, और एक होता है बचपन। बचपन जिसको नदी जब निकलती है उसको कहते हैं। तो ये जो पौड़ अवस्था में जाती है तो इसके पास क्षमता उतना रहता नहीं है बोझ ले जाने का, तो ये ले जाकर छोड़ देती है। तो क्या होती है कि जब छोड़ देती है तो नदी जो है कुछ धारा ऐसे बह जाती है, कुछ धारा ऐसे बह जाती है। इसके बीच में इस तरह का एक टापू बनता है, इस तरह से, ठीक है, त्रिभुजाकार। ये जो होता है जो मिट्टी का गाद है, कुछ ऐसे नदी में देखेंगे, बहुत सारा नदी में भी दिखेगा कभी कभी आपको। तो ये देखिए बनता है जो है ना, ये बन जाता है अपना, रुकिए, ऐसे कुछ नदियां जो है ऐसे ऐसे निकल जाती है, कुछ ऐसे निकल जाती है। तो ये जो त्रिभुजाकार जो है करती बना हुआ है, त्रिभुजाकार ये जो बना है, ये जिसके त्रिभुजाकार बना है, ये त्रिभुजाकार बना जिसको कहते हैं डेल्टा। डेल्टा का मतलब हुआ त्रिभुज की आकृति जैसा, ठीक है। इस पे बहुत ही उपजाऊ मिट्टी ला के रखा है, काहे कि ला के यहीं पे छोड़ दिया है, तो ये बनाया। अब देखिए नदियां जो है पश्चिम के साइड जो बहती है नदियां, ये डेल्टा नहीं बनाकर क्या बनाती है? एक्सचुरी या गर्ज बनाती है, या ज्वार नदमुख बनाती है। ये जाती है डायरेक्ट, डायरेक्ट नीचे थम से गिरती है यहाँ पे, ठीक है। और एक बनाती है गड्ढा, ठीक है। और गड्ढा बनाने के बाद यहाँ से ये सब गड्ढा के किनारे किनारे बन जाता है मिट्टी का जमाव। तो ये जो ज्वार नदमुख बना दिया है, ज्वार नदमुख का मतलब हुआ कि ज्वार आने का मुख हो गया यहाँ पे, तो ये बना देती है पश्चिम की ओर बहने वाली। तो पूछा गया था, बहुत बार क्वेश्चन है कि पूरब की ओर बहने वाली नदियाँ डेल्टा बनाती है, तो पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ क्या बनाती है? तो ज्वार नदमुख बनाती है, ठीक है। देखिए पश्चिम की ओर बहने वाला नदियाँ जो है स्वर्ण रेखा नदी है। स्वर्ण रेखा नदी जो छोटा नागपुर के पठार से निकलती है, बालासोर उड़ीसा के निकट खाड़ी में जाके मिल जाती है।
कहाँ, बंगाल की खाड़ी में। झारखंड का जमशेदपुर इसी स्वर्णरेखा, हुंड्रू जलप्रपात इसी पर बनाया हुआ। स्वर्णरेखा नदी पर झारखंड का जमशेदपुर जो टाटा है, रतन जी टाटा, उनका देहांत हो गया हाल फिलहाल, और हुंड्रू जलप्रपात इसी नदी के किनारे बसा हुआ है। दामोदर नदी, दामोदर नदी, यह नदी छोटी नागपुर पठार से निकलकर हुगली नदी में मिल जाती है। दामोदर नदी को बिटुमिनस कोयला के क्षेत्र के लिए इसको रूर कहा जाता है। देखिए इसको क्या कहा जाता है, रूर कहा जाता है, भारत के रूर। किसको, तो कोयला क्षेत्र बिटुमिनस कोयला है। कोयला का देखिए 3 प्रकार है, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस और लिग्नाइट, है ना। तो सबसे बढ़िया कौन सा है, तो एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट सबसे बढ़िया नंबर 1 पर। और दूसरा नंबर पे कौन आएगा बाबू, तो दूसरा नंबर पर आएगा बिटुमिनस। बिटुमिनस आएगा दूसरा नंबर पर। तीसरा नंबर पर कौन आएगा, तो लिग्नाइट आएगा, लिग्नाइट। तो ये जो है भारत का कोयला क्षेत्र हो गया, तो इसीलिए रूर कहा जाता है किसको, दामोदर नदी घाटी को। अब ब्राह्मणी नदी देखिए, इसको बंगाल में जो है ना, दामोदर नदी घाटी को बंगाल का शोक कहा जाता है। क्यों कहा जाता है शोक, क्योंकि ये बहुत बाढ़ लेके आती है। इसकी प्रमुख सहायक नदी कौन सा है, तो बराकर है, बोकारो है और कोनार है इसकी प्रमुख सहायक नदी। देखो बोकारो एक नदी है, इसी पे बसा हुआ बोकारो सिटी या स्टील सिटी जिसके नाम से जाना जाता है। ब्राह्मणी नदी, ब्राह्मणी नदी जो है छोटी नदी छोटा नागपुर के पठार से निकलता है और बंगाल की खाड़ी में के ढलान से गिर जाता है। कोयल एवं सांख इसकी सहायक नदियां हैं। इस नदी को डेल्टा भितरकनिका मैंग्रोव वन स्थित है। महानंदा नदी, यह नदी छत्तीसगढ़ के सिंहवा क्षेत्र के समीप अमरकंटक के पास से निकलती है। बंगाल की खाड़ी में डेल्टा का निर्माण करते हुए कटक, रायपुर, पुरी, संबलपुर इसी नदी के किनारे बसा हुआ है। इस नदी को हुंड्रू जलप्रपात, हीराकुंड और टिक्करपारा परियोजना भी इसी नदी पर बना हुआ है। महानंदा नदी जो है, प्रमुख सहायक नदियां हैं मांड, तेल, शिवनांग, शिवनाथ, ओंक, ईव और महदेश, हसदेव है, हसदेव। ये देखिए कितनी सहायक नदियां इसका है। इसकी सहायक नदियां जो है, ये देखिए इसकी सहायक नदियां जो हो जाएगी अपने पास, तो मांड है, तेल है, शिवनंग है, ओंस है और ईव नदी है। गोदावरी नदी, गोदावरी नदी देखिए जो है पश्चिम घाट पर महाराष्ट्र के समीप नासिक से निकलती है, त्र्यंबकेश्वर पठार से निकलती है। यह प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी, जिसकी कुल लंबाई जो है 1465 किलोमीटर है। समझे, गंगा की लंबाई कितनी है, तो गंगा की लंबाई 25-25 है, ठीक है, 25-25 किलोमीटर, इसका 1465 किलोमीटर है। तो इसीलिए दूसरी सबसे माने कि बड़ी लंबी नदी कहा जाता है किसको, गोदावरी नदी को। ठीक है, अब चलिए आइए, अब गोदावरी नदी देख ली। अब गोदावरी नदी के बाद फिर हम लोग आते हैं गोदावरी के विस्तार समझते हैं। प्राचीन एवं प्राचीनतम व बड़ी नदी होने के कारण यह वृद्धा गंगा, दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है। देखिए प्राचीन है इसीलिए वृद्धा, बूढ़ा गंगा कहते हैं, और बड़ा है इसलिए दक्षिण की गंगा कहते हैं। इस नदी के अफवाह तंत्र में महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक ये सब फलीभूत होता है। इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं पूर्णा, प्राणहिंता, बेनगंगा, पेनगंगा, इंद्रावती, सबरी, मंजीरा, परवा, दूधना और बरधा। गोदावरी नदी जो है पोलावरम, निजाम सागर, जायकवाड़ी परियोजना स्थित है। इसमें देखिए कौन कौन सा है, तो पोलावरम है, निजाम सागर है, जायकवाड़ी है, ये सब इसी में स्थित है। कृष्णा नदी, कृष्णा नदी जो है, कृष्णा नदी पश्चिम घाट के महाबलेश्वर चोटी से निकलती है। इस नदी को कुल लंबाई जो है 1401 किलोमीटर है कृष्णा का, ठीक है, जो प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदियां होती हैं। कृष्णा नदी महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश व तेलंगाना में प्रवाहित होकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। कृष्णा नदी का पर अलमाटी, नागार्जुन सागर, श्रीशैलम जल परियोजना भी स्थित है। ठीक है, कृष्णा नदी गोदावरी नदी के साथ मिलकर आंध्र प्रदेश में भारत का दूसरा सबसे बड़ा डेल्टा का निर्माण करता है, आंध्र प्रदेश में। ठीक है, इसकी प्रमुख सहायक नदियां जो है कोयना है, यारला है, घाटप्रभा, मालप्रभा, पंचगंगा, दूधसागर, दूधगंगा, वरना, सुभद्रा, तुंगभद्रा, भीमा और मूसी। देखिए मूसी नदी जो है ना, इलाहाबाद और इलाहाबाद करें सिकंदराबाद हैदराबाद को 2 भागों में बांटती है। पूछता है कि जुड़वा नदी कौन सा है, तो मूसी। ये क्या करता है, ये मौसी जो है 2 भाग में बांट देता है। एक साइड बांटता है
हैदराबाद को एक साइड बांटता है सिकंदराबाद को। ये सब एक्स्ट्रा पॉइंट बता रहे हैं आपको। देख, तुंगभद्रा इसी पे है, वर्धा, दूधगंगा, सब किसकी सहायक नदियां हैं? कृष्णा का। ये नहीं समझिएगा कि ये सहायक नदियां गोदावरी का, ये सब कृष्णा का सहायक नदियां हैं, ठीक है। कावेरी नदी, कावेरी नदी कर्नाटक में पश्चिम घाट पर स्थित ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलकर तमिलनाडु में प्रवाहित होकर बंगाल के खाड़ी में मिलती है। देखिए, ये रहा अपना कर्नाटक, ये रहा अपना देखिए कर्नाटक, ये देखिए कर्नाटक, दक्षिण 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 भारत में हम लोग हैं। ये रहा कर्नाटक, और कर्नाटक के ब्रह्मगिरी से निकलती है, और निकल कर ये तमिलनाडु में प्रवेश करते हुए जाके बंगाल की खाड़ी में से मिल जाती है। इसका नाम क्या है? कावेरी। इसीलिए कहते हैं दक्षिणी गंगा तो कावेरी, दक्षिण की गंगा तो गोदावरी, ठीक है। रुक जाइए एक सेकंड, दक्षिण की गंगा तो होगा कावेरी, और दक्षिणी गंगा तो गोदावरी, ठीक है। इस तरह से बातें हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पवित्रता एवं उपयोगिता के आधार पर इसे दक्षिण भारत की गंगा, देखिए दक्षिण भारत की गंगा लिखा हुआ था, आप लोग सब देखे नहीं, हम भी थोड़ा पहले बताने का प्रयास करके। तो दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है किसको? तो कहा जाता है इसको कावेरी को। दक्षिण की गंगा कहा जाता है, दक्षिणी गंगा किसको कहा जाता है? गोदावरी को। इस नदी का अपवाह तंत्र जो है कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु राज्य से होकर शिव समुद्रम व हेंगलेकेल जलप्रपात पर मिंटूर बांध इसी नदी पर बनाया है। शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना जो है ना, तमिलनाडु में स्थित है। ये सबसे पुराना जल विद्युत परियोजना है। इसकी प्रमुख सहायक नदियां जो है सिमसा, हेमावती, लक्ष्मणार्थी, सुवर्णवती, अंकावती, कविनी, भवानी, अमरावती व लोका पावनी है। लोका पावनी इसके सहायक नदियां। पेन्नार नदी देखते हैं। पेन्नार नदी कर्नाटक के नंदी दुर्ग पहाड़ी से निकलती है, बंगाल के खाड़ी में आके भी गिर जाती है धड़ाम से। इस नदी का अपवाह क्षेत्र कृष्णा व कावेरी नदी के मध्य है। देखिए ये जो है ना कृष्णा, इधर देखिए, इधर निकली कृष्णा, इधर निकली कृष्णा नदी, और इधर निकली कावेरी नदी। इसके बीच से जो है ये पेन गंगा के अपवाह क्षेत्र है। पेन गंगा ये सिंचाई करते चली जाती है, तो दक्षिण भारत में भी नदी है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, बंगई नदी। बंगई नदी जो तमिलनाडु के बरसानंद पहाड़ी से निकलती है और जलसंधि बंगाल की खाड़ी में आकर गिर जाती है। पाक जलडमरू मध्य जो है ना, पाक जल संधि। अब पाक जल संधि ऐसा नहीं समझिएगा कि पाकिस्तान को अलग कर रहा है पाक जल संधि। ये पाक जो है ना, भारत, देखिए ये रहा दक्षिण, ये रहा श्रीलंका, तो ये दोनों के बीच जो जल डमरू बनाया है ना, इस तरह से जल डमरू बनता है। इस तरह से जो जल डमरू बना है, ये जो जल डमरू बना हुआ है, इसमें आके मिलती है कौन? तो ये बगई नदी, बगई जो है पाक जल डमरू में आके गिर जाती है। पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों में देखिए, अब ये तो पूरब की ओर बह रही थी, ये सब कौन बह रही थी? पूरब की ओर जा रही थी। अब देखिए इसी दक्षिण भारत में ही जो नदियां, कुछ नदियां हैं जो बेचारा पश्चिम की ओर बह रही है। नर्मदा। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है, विंध्याचल एवं सतपुड़ा श्रेणी के मध्य भ्रष्ण घाटी से होते हुए, भ्रष्ण घाटी मतलब क्यों कहते हैं? सूखी घाटी से होते हुए ये खंभात की खाड़ी में जाके गिर जाती है। खंभात की खाड़ी अरब सागर में। नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहने वाली भारत की सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई 1312 किलोमीटर है, ठीक है। धुआंधार जलप्रपात और सरदार सरोवर और ओंकारेश्वर बांध इसी नदी पर बना हुआ है। धुआंधार जलप्रपात जो है नर्मदा नदी पर है, ठीक है। इसकी प्रमुख सहायक नदियां कौन है? तावा है, कनेर है, बरनेर है, शेर है, हिरन है। देखो शेर, हिरन, अब इसमें एक मान्यता बताते हैं, कहानी क्या है कि नर्मदा कहा जाता है कि शिव भगवान की पुत्री है, बेटी है, ठीक है। तो नर्मदा से निकलने वाला जो शिवलिंग है ना, इसका उपयोग आप बिना अभिषेक के कर सकते हैं, हिंदू धर्म में ऐसा मान्यता है। इसमें कहा कि शिव भगवान की पुत्री है ये नदी में, तो शेर और हिरन दोनों पानी पीता था, इसीलिए एक नदी सहायक नदियां शेर नाम रखा है, एक नदियां के सहायक नदी जो हिरन नाम रखा हुआ है, ठीक है। तो शेर, हिरन और बरनेर, बरनेर भी जंगली जंतु है, ठीक है। बरनेर तो दुगुआर रात्र के बरनेर है, तो कोनार भी है, कोनार तो तावा, तो ये सब तावा है, ये सब नदी जो है इसका सहायक नदियां हैं, ठीक है। तो और आगे चलिए, बहुत नदी है अभी जी, ऐसा नहीं है इतनी खत्म होगा। अब ताप्ती देखिए, ताप्ती मध्य प्रदेश के मुल्तानी नामक स्थान से निकलती है, निकलकर सतपुड़ा के अजंता श्रेणी के मध्य भ्रष्ण घाटी के में प्रवाहित होकर खंभात की खाड़ी में मिल जाती है। देखो ताप्ती नदी जो है ना, ये खंभात की खाड़ी में ये भी जाके गिरती है, ये भी निकलती है मध्य प्रदेश के मुल्ताई से,
सतपुड़ा के अजंता श्रेणी, अजंता की गुफा जानते हैं ना, महाराष्ट्र में है, ठीक है, औरंगाबाद महाराष्ट्र। इस नदी की कुल लंबाई जो है 724 किलोमीटर है, जो पश्चिम की ओर बहने वाली दूसरी सबसे बड़ी नदी है। गुजरात का सूरत शहर और उकाई जल परियोजना इसी नदी के किनारे है। जो सूरत जाते होंगे कमाने के लिए, उनसे पूछिएगा तो कहेगा कि कपोत्रा 4 रास्ता ताप्ती किनारे। तो ताप्ती नदी इसी के किनारे बसा हुआ, किसके किनारे? सूरत जो है ताप्ती के किनारे बसा हुआ। गुजरात का सूरत और उकाई जल विद्युत परियोजना इसी पे बना हुआ। गिरना, अरुणावती, पूर्णा इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। साबरमती, देखिए साबरमती वही है जो महात्मा गांधी का नदी है। साबरमती नदी राजस्थान के उदयपुर से में अरावली पहाड़ी से निकलकर खंभात की खाड़ी में आती है, ये भी दड़ोम से गिर जाती है। ये सब नदी क्या बनाती है, पहले पढ़ा चुके हैं, एक्सचुरी बनाती है, ज्वारनदमुख बनाती है, ठीक है। नोट डेल्टा याद रखना है, इसमें प्रवाहित होने वाली तीसरी सबसे बड़ी नदी है। कौन सा भाई? तो साबरमती नदी। अहमदाबाद इसी नदी के किनारे पे बसा हुआ है और महात्मा गांधी अहमदाबाद में ही अधिकतर समय बिताया करते थे। बकल, हथमती, मजम, बेतरक और सोई इसी नदी के सहायक नदी है। माही सुगंधा, ये जो माही सुगंधा फसल है, तो माही नदी जो है मध्य प्रदेश के विंध्याचल पर्वत से मेद झील के निकट खंभात की खाड़ी में गिर जाती है। इस नदी का अपवाह तंत्र क्षेत्र जो है मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात में फैली हुई है। माही नदी पर राजस्थान में माही बजाज सागर बांध स्थित है। माही नदी कर्क रेखा को 2 भागों में काटती है। देखो 2 बार काटती है। देखिए यही पूछा जाता है कि कौन नदी है जो 2 बार काटती है। माही नदी जो है 2 बार काटती है, किसको? कर्क को। ये देखिए कर्क रेखा, ये देखिए अपना जो है ये रहा कर्क रेखा, ये रहा कर्क रेखा, ठीक है। राजस्थान से निकली उस समय काट दी, अब दूसरे समय जब गुजरात जाने लगी उस समय काट दी, ठीक है। तो 2 बार काट देती है, किसको? तो कर्क रेखा को। कौन? तो माही नदी। इसकी प्रमुख सहायक नदियां कौन सा है? सोम है, जखम है, चाप है, ईरू है और अनास है, ठीक है। लूनी, अब देखिए लूनी के बारे में बहुत बार सुनते थे। लूनी नदी राजस्थान के अजमेर जिले से अमरावती पहाड़ी से निकलती है, स्थित नाग पर्वत से निकलती है, निकलकर कच्छ के रण में मिल जाती है। लूनी नदी रेगिस्तान की गंगा कहा जाता है। इसी प्रमुख सहायक नदियां जो है लीलड़ी, मिठड़ी, जोजरी, सुखड़ी और जवई और बाड़ी। देखिए इस सुखा से बेचारी गुजरती है, इसका नाम, इसका सुखड़ी भी एगो सहायक नदी है, और बाड़ी भी इसका सहायक नदी है, जवई है। मतलब सब नदी ऐसा नहीं है जिसका जान कम है देह में। साबरमती, देखिए सारावती, एक साबरमती पड़े, सारावती, दोनों में कंफ्यूज नहीं करना है बंधु। सारावती नदी शिमोंग कर्नाटक से निकलकर अरब सागर में गिरती है। सारावती नदी कहाँ बहती है? तो कर्नाटक में। साबरमती कहाँ? अहमदाबाद में। ये गुजरात में, वो कर्नाटक में, दोनों में बहुत दूर है। इस नदी का गरसोप्पा महात्मा गांधी जल विद्युत परियोजना यहीं पर है, सारावती नदी पर। देखिए महात्मा गांधी का एक कर्म भूमि है साबरमती नदी, जहाँ से नमक सत्याग्रह वगैरह और आश्रम बनाए हुए हैं। और ये जो सारावती नदी है, वहाँ महात्मा गांधी जल विद्युत परियोजना ही स्थापित कर दिया। कहा कि यहाँ कर्म भूमि थी, इसको भी इसी तरह से रखो ना। मांडवी नदी जो है ना, कर्नाटक के जम्बू घाट से निकलकर बोम्बनाड झील में आकर गिर जाती है। कहाँ से? कर्नाटक के। बेम्बनाड झील कहाँ पे है? तो केरल में है, तो मिल जाती है। दूध सागर, ये देखिए केरल, यहाँ पे केरल लिख लीजिए आप लोग, समझे? या नहीं लिखे हैं तो नोट कीजिए या लिखिए केरल। अब केरल के नाम हो गया केरलम, ठीक है, केरलम लिखिए आप। केरल में आके बेम्बनाड झील है। हाँ, पेरियार नदी जो है ना, अन्नामलाई की पहाड़ी से निकलकर बेम्बनाड झील में गिर जाती है। यह केरल की सबसे लंबी नदी है। यह नदी का इडुक्की बांध इसी पे बना हुआ है। इडुक्की परियोजना जो है ना, पेरियार नदी पे बना हुआ है। पेरियार का नाम पेरियार काहे पड़ा, जो बताते हैं। वहाँ के एक व्यक्ति थे, पेरियार नदी नाम था उसका, पेरियार नाम से था, जो क्रांतिकारी थे, तो केरल को आज़ाद कराना चाहते थे। अंग्रेज के समय की कहानी है, अभी नहीं, ठीक है। देखो भरतपुंजा नदी जो अन्नामलाई के पहाड़ी से निकलकर अरब सागर में आके ये भी धड़ाम से गिर जाती है। यह नदी केरल की सबसे बड़ी अपवाह तंत्र है। कौन? भरतपुंजा नदी। देखिए ये बात छुपा कर रखता है आयोग कि भरतपुंजा नदी पूछ देगा, कहेगा केरल के सबसे बड़ी अपवाह तंत्र कौन सा है, तो मारना है भरतपुंजा। ऑप्शन में पेरियार भी देगा, पेरियार नहीं मारना है, ठीक है। चलिए अब हम लोग आइए
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखिए जितना नदी तो हम लोग पढ़ लिए, क्या क्या अभी कौन कौन सा नदी पढ़े हैं बंधु, फिर से एक बार हम रिवीजन मारते हैं, आप लोग को याद रहेगा। हिमालय से निकलने वाली नदियाँ था सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्रा नदी तंत्र। सिंधु के सहायक नदी में क्या था, पंचनंद, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। गंगा के में क्या था, गंगा था, रामगंगा था, यमुना था, गोमती था, गंडक था, कोसी, सोन, चंबल, बेतवा, दामोदर था, ये पढ़े थे। फिर पढ़े हम लोग किसमें, तो ब्रह्मपुत्रा नदी जो है, आप याद कीजिए पीछे जाके देखिएगा। फिर हम लोग क्या पढ़े, दिहांग जो है, तिस्ता, दिहांग, तिस्ता, ये सब ब्रह्मपुत्रा का सहायक नदी। धनश्री, मानस, साकेत, सुवर्णगिरी और बराकर है। फिर पढ़े दक्षिण भारत की नदियाँ, ये सब के विस्तार पढ़ लिए। फिर पढ़े दक्षिण भारत में, दक्षिण भारत में कितने नदियाँ थे, तो दक्षिण भारत में प्रायद्वीपीय नदी कहा जाता था, दो भाग में बटा है, तो पूरब गया, एगो पश्चिम में बहा है। पूरब में जो बहा है उसमें है स्वर्णगिरी, दामोदर नदी, ब्रह्मगिरी, महानंदा और गोदावरी, कावेरी, कृष्ण, पेन्नार और बेगई, ये सब पूरब में बहा है। पश्चिम में जो बहा है नर्मदा है, ताप्ती है, साबरमती है, शरावती है और माही है, लूनी है, मांडवी है, पेरियार है और भरतपुंजा नदी जो केरल की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है। अब देखिए परियोजना पढ़ते हैं। परियोजना का हम पूरा अर्थ बता देते हैं कि जल का हम सदुपयोग करने के लिए अच्छे ढंग से उपयोग किया जाए, इसीलिए बनाए हम लोग योजना। लेकिन ये बड़े स्तर पर बना, इसलिए कहें परियोजना, तो जल परियोजना। तो हम बोलेंगे यहाँ पे, देखिए यहाँ पे होगा परियोजना के नाम, नदी और इसमें लाभ के ले रहा है, तो बाण सागर परियोजना है ना, सोन नदी पर बना हुआ है, बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश इससे लाभ लेगा। इडुक्की परियोजना पेरियार नदी पर बना हुआ है, केरल लेगा लाभ। पेचनपद परियोजना गोदावरी नदी पर बना है, तेलंगाना लेगा। नाप्ता झाकरी परियोजना सतलज नदी पर बना हुआ है, हिमाचल प्रदेश लेगा। रामगंगा परियोजना रामगंगे नदी पर है, उत्तराखंड लाभान्वित राज्य है। नागा अर्जुन सागर बांध परियोजना जो है ये कृष्णा नदी पर है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना इसमें अब लाभान्वित होने वाला है। सुइल नदी परियोजना जो है सुइल नदी पर बना हुआ हिमाचल प्रदेश लेगा इसका लाभ। रिहांद नदी पर बना हुआ परियोजना रिहांद नदी है, रिहांद परियोजना है, उत्तर प्रदेश लाभ लेगा। किशनगंगा परियोजना किशनगंगा नदी पर जम्मू कश्मीर। गांधी सागर बांध परियोजना जो है चंबल नदी पर मध्य प्रदेश। श्रीशैलम परियोजना कृष्णा नदी पर आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। मेंटूर परियोजना कावेरी नदी पर तमिलनाडु इसका लाभ लेगा। शिव समुद्रम परियोजना कावेरी नदी पर बना हुआ कर्नाटक इसका लाभ लेता है। शरावती नदी जो है सारावती परियोजना बना हुआ है, कर्नाटक, गोवा, तमिलनाडु मिलकर लाभ लेगा इसका। हिंडकल परियोजना जो है घाटप्रभा नदी पर बना हुआ, कर्नाटक लाभ लेगा इसको। पूर्ण परियोजना जो है पूर्णा नदी पर बना हुआ है, महाराष्ट्र लाभ लेगा। उरी परियोजना जो झेलम नदी पर बना हुआ है और जम्मू कश्मीर लाभ लेगा। निम्पू बंजो परियोजना जो है सिंधु नदी पर बना हुआ है, लद्दाख लाभ लेगा। बगलिहार परियोजना चिनाव नदी पर है, जम्मू कश्मीर लाभ लेगा। तुलबुल परियोजना जो है झेलम नदी पर है, जम्मू कश्मीर हो गया। तलैया परियोजना बराकर नदी पर, झारखंड हो गया। रंजीत सागर यानी थीन बांध जिसको कहते हैं रावी नदी पर है, पंजाब में है। किस पे बना हुआ है, तो रावी नदी पर थीन बांध है। पोंग बांध जो है ब्यास नदी पर है और ये हिमाचल प्रदेश में है। दुलहस्ती परियोजना जो है चिनाव नदी पर है और जम्मू कश्मीर में, इसका जम्मू और कश्मीर लेगा इसका लाभ। जम्मू के देखिए जम लिख दिया है, जम्मू याद रखना है। संजय सरोवर परियोजना जो है बेन सागर नदी पर है और मध्य प्रदेश इसका लाभ लेगा। कोयना परियोजना जो कोयना नदी पर, महाराष्ट्र लेगा। माता टीला परियोजना जो है बेतवा नदी पर है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश इसका लाभ लेने वाला है। तुंगभद्रा परियोजना तुंगभद्रा नदी पर, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश लाभ लेगा। उकाई परियोजना ताप्ती नदी पर, उकाई उकाई ताप्ती, गुजरात इसका लाभ लेने वाला है। कलपुंग परियोजना जो है कलपुंग नदी पर है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह लाभ लेने वाला है। तो देखिए इसमें हम आपको बता दें सभी परियोजना के आप जितना है लगभग नदी के नाम पे है, कुछ कुछ जो है उस टेढ़ा है, जैसे तिलैया देखिए बराकर पे आ गया, ठीक है। रंजीत सागर या थीन बांध रावी पर आ गया। पोंग जो है ब्यास नदी पर आ गया। दुलहस्ती जो है चिनाव पर आ गया। संजय सरोवर जो है बेन गंगा पर आ गया। कोयना देखिए कोयना पर है। माता टीला देखिए बेतवा पर आ गया। इस तरह से कुछ कुछ नदियाँ जो चेंज है, बाकी कुछ तो नदी के नाम पे ही परियोजना है। अब देखिए प्रमुख शहर और उसके किनारे बसे हुए, नदियाँ के किनारे बसे हुआ। आगरा, आगरा यमुना के किनारे। बद्रीनाथ, अंकलेश्वर, कुरनूल, तुंगभद्रा। इलाहाबाद गंगा यमुना और सरस्वती के संगम पर, सरस्वती छोड़ दिया गया है, सरस्वती लिख लीजिए आप, ठीक है। फिरोजपुर सतलज नदी के। हरिद्वार गंगा नदी के। कानपुर गंगा नदी के। दिल्ली यमुना नदी के। श्रीशैलम झेलम नदी पर।
श्रीनगर जो है झेलम नदी पर है। कन्नौज जो है गंगा नदी पर। सूरत ताप्ती, अभी बताया ना, सूरत किसके किनारे? ताप्ती के किनारे। सूरत ताप्ती के किनारे, ठीक है। हैदराबाद मूसी के। मथुरा यमुना। जमशेदपुर स्वर्णरेखा। अहमदाबाद साबरमती। गोरखपुर राप्ती। देखिए गोरखपुर राप्ती के किनारे है, राप्ती, जहाँ से बाबा योगीनाथ निकले ना, राप्ती से नहाते थे वो। अयोध्या सरयू किनारे। कोलकाता हुगली नदी। लखनऊ गोमती। गुवाहाटी ब्रह्मपुत्र। जबलपुर नर्मदा नदी। कोटा चंबल नदी। कोटक कटक महानंदा। कोटा जो चंबल है, कटक जो है महानंदा नदी है। नासिक गोदावरी। श्रीरंगपट्टनम कावेरी नदी। जैन गोमती। ओरछा बेतवा। उज्जैन सिप्रा। वाराणसी गंगा। लुधियाना सतलज। विजयवाड़ा कृष्णा। तिरुचिरापल्ली कावेरी नदी के किनारे पे। भारत के प्रमुख झील देख लेते हैं। झील में देखिए क्या क्या हो जाएगा। तो बुलर झील जम्मू कश्मीर के राज्य क्षेत्र में स्थित भारत की मीठे पानी के सबसे बड़ी झील है। यह झेलम नदी के निर्मित गोखुर झील से होता है। अब देखिए गोखुर के बारे में समझते हैं। गोखुर किसको कहते हैं? गोखुर का मतलब हुआ कि इस तरह की आकृति बन जाना, गाय के खूर के जैसा आकृति बनना। देखिए इस तरह से आकृति बनना, इधर से तब पानी रहेगा ऐसे, इस तरह से आकृति बन जाता है, तो गोखुर झील कहता है। इसमें पानी आ तो जाता है लेकिन निकलना मुश्किल हो जाता है, तो ये सबसे बड़ा गोखुर झील है। कौन सा? तो बुलर झील। डल झील जो है हिमनी निर्मित मीठे पानी का झील है। श्रीनगर जम्मू कश्मीर में स्थित है। यह झील जो है आभूषण के नाम से भी जाना जाता है। किसको? डल झील को। चोलामू झील जो है ये सिक्किम के में स्थित उत्तर भाग में है। ये 18,000 फीट ऊंचाई से गिरने वाला झील है। तीस्ता झील। देखिए झील समझ में आता है, झील झरना ना। झील देखिए, तो झील कहते हैं जहाँ पानी जमा हो जाए। झरना कहते हैं जहाँ पानी ऊपर से गिरे, हद 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 हद, जैसे मोटरसाइकिल नल अथी हो जाए, ओवरफ्लो कैसे गिरता है, तो झरना जैसा है। और झील जो है ना, वहाँ नीचे जैसे तालाब जैसा बन गया बहुत बड़ा, तो उसको झील। छोटा रहा तो तालाब, आकृतिक किया तो तालाब होगा। रेणुका झील जो है हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में स्थित मीठे पानी की झील है। यहाँ पर चिड़ियाघर एवं लायन सफारी पार्क है। कहाँ पे भाई? तो रेणुका के पास में। ये रामसर साइड का सबसे छोटा रामसर साइड इसी को कहते हैं, रेणुका के, ठीक है। लोकटक झील जो है मणिपुर में है। पूर्वोत्तर में भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। इस झील में कैबुल लामजोम तैरता हुआ पार्क है। देखिए लोकटक झील में ही एक झील ऐसी है जो पूछता है कि कैबुल लामजोम पार्क कहाँ पे है भाई? तो कैबुल लामजोम जो लोकटक में है। रूपकुंड झील उत्तराखंड में है और मध्य हिमालय के सबसे मीठे पानी की झील है। रूपकुंड जो मध्य हिमालय का है। देखिए बृहद हिमालय, मध्य हिमालय, लघु हिमालय या शिवालिका, 3 नाम से हिमालय का जाना जाता है। हिमालय देखिए इस तरह से ऐसे ऐसे करके, ऐसे, इसको कहते हैं बृहद हिमालय, इसको कहते हैं मध्य हिमालय, इसको कहते हैं लघु हिमालय या शिवालिका कहा जाता है। जो बिहार के क्षेत्र में जो शिवालिका है, ये सब विस्तार से हमारे वीडियो देखते रहिएगा, विस्तार से सब पढ़ाएंगे, बहुत मजेदार लगेगा चैप्टर, बोरिंग होने नहीं देगा। जयसमंद झील जो है राजस्थान के उदयपुर में स्थित मीठे पानी का झील है। यह भारत की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। इसका निर्माण जो है 17वीं शताब्दी में उदयपुर के महाराणा जय सिंह ने करवाया था। अब भीमताल झील जो है ना, भीमताल झील यह उत्तराखंड में कुमाऊं झील में स्थित पानी की झील है, पीने की मीठे पानी की झील है, भीमताल झील है, ठीक है। चिल्का, ये देखिए अब यहाँ से चिल्का हो गया खारा पानी। उड़ीसा में स्थित है। झींगा मछली के उत्पादन के लिए सबसे फेमस है। झींगा मछली समझ में आता है, जिसको इचना नाम से जानते हैं, और इसे 500 रुपये 1200 रुपये किलो मिलता है। तो ये इसमें इसको फेमस क्यों है? तो इसमें कैल्शियम और पोटेशियम की मात्रा भरपूर पाया जाता है। जिस व्यक्ति को कैल्शियम की कमी है, झींगा मछली खाएगा 7 दिन, उसको कैल्शियम भरपूर मात्रा में मिल जाएगा। इतना कैल्शियम मिलेगा कि तोड़ फोड़ मचा देगा। संभर झील राजस्थान के जयपुर में स्थित यह खारे पानी की झील है, ठीक है। कलेरू झील, कलेरू किसका है? आंध्र प्रदेश का झील है, और कृष्णा और गोदावरी डेल्टा के मध्य मीठे पानी का झील है कलेरू, ठीक है। अब देखिए आइए, अब झील पुलिकट झील जो है ये आंध्र प्रदेश के और तमिलनाडु के बीच में स्थित झील है। खारी पानी का लैगून झील है। लैगून झील समझ में आता है, ऐसा झील है जिसको निर्माण हुआ है उल्का पिंड के द्वारा निर्माण किया गया, तो उसी लैगून झील कहते हैं। इस झील का निर्माण समुद्र में बालू की भीति अलग हो जाने से बन गया है। बालू की भीति जो कि अलग हो गया है तो बन गया। पूर्वी तट पर स्थित पुलिकट झील
की दूसरी सबसे बड़ी लैगून झील है। पुलिकट झील के जल का प्रमुख स्रोत आरानी, कलांची और स्वर्णमुखी है। ठीक है। लोनार झील, लोनार झील मध्य प्रदेश महाराष्ट्र के बुलढान जिले में स्थित है। खारे पानी का झील है। यह ज्वालामुखी और उल्कापात द्वारा उल्कापात द्वारा बना हुआ झील है। उल्कापात समझ में आकाशीय पिंड जो है उसे उल्का कहते हैं, और वो जो पृथ्वी पर गिर जाती है उसकी वजह से जो गड्ढा बना है, गड्ढा में फिर पानी भरा तो झील कहला गया, तो इसे लोनार झील कहा गया। ये खारा पानी का झील है। ठीक है। अब ये खारा पानी का झील एक और है, खारा पानी का जो झील जो चिल्का भी है। ठीक है। और एक खारा पानी जो है पुलिकट झील है। पुलिकट झील जो है ना, उसका कहानी क्या है कि ये समुद्र है। देखिए समुद्र है ना, समुद्र है, और समुद्र के बालू के भित्ति यहाँ से अलग हो गया। ये बीच में जो बना ने, ये इसी को कह दिए जो पुलिकट झील है। ठीक है। कहाँ पे है, तो ये अपना तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है। वेम्बनाड झील केरल में स्थित है, लैगून झील है ये भी। इस झील का जो वेलिंगटन द्वीप स्थित है। वेलिंगटन द्वीप जो इसी पे स्थित है, किस पे, तो वेम्बनाड पे। भारत का सबसे छोटा जलमार्ग जो है 966 बी वेलिंगटन द्वीप में स्थित है। ठीक है। अष्टमुंडी झील केरल में स्थित है, कोल्लम द्वीप में है, लैगून झील है। इसे रामसर समझौता द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमि घोषित कर दिया गया अष्टमुंडी को। ठीक है। इसीलिए फेमस है। पंचनद झील राजस्थान के अजमेर जिले में स्थित मानव निर्मित झील है। ये पंचनद जो है मानव निर्मित, याद रखने वाली चीज है, इसको देखिए VVI कर लीजिए। मानव निर्मित पहला झील है ये। प्रतिवर्ष कार्तिक पूर्णिमा में यहाँ मेला लगता है पंचनद के, जिसको कहते हैं मौनी अमावस्या। ठीक है। सॉरी, कार्तिक पूर्णिमा में लगता है, मौनी अमावस्या। चलो, पुष्कर झील जो है राजस्थान के अजमेर जिले में स्थित यह मानव निर्मित झील है पुष्कर। यहाँ पर प्रतिवर्ष जो है कार्तिक पूर्णिमा का मेला लगता है। अब पुष्कर ही एक ऐसा जगह है जहाँ ब्रह्मा जी का एकमात्र मूर्ति है, पूजा स्थल है भारत में। ब्रह्मा जी का कहीं पूजा का स्थल नहीं देखेंगे आप, पुष्कर में ही है। पुष्कर का मेला लगता है राजस्थान के अजमेर में। नक्की झील राजस्थान के माउंट आबू में स्थित राजस्थान की सबसे ऊंची झील है। यह दत्तात्रेय ऋषि के आश्रम पर स्थित है। दत्तात्रेय जो थे ना, दत्तात्रेय ऋषि, अब दत्तात्रेय ऋषि के आश्रम में स्थित ये झील है नक्की झील। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद बल्लभ पंत सागर जो रिहांद नदी पर बनाया गया है, और हुसैन सागर झील हैदराबाद और सिकंदराबाद के मध्य स्थित है। हुसैन सागर जो है ना, हैदराबाद और सिकंदराबाद के मध्य में स्थित जो झील है हुसैन सागर है। ठीक है। अब एक बार पूछा गया है कि बताइए नक्की झील जो है ये माउंट आबू में है। माउंट आबू कहाँ, राजस्थान। राजस्थान में जो है ये माउंट आबू है। ये जैन के लिए इमामबाड़ा है, बड़ा इमामबाड़ा छोटा इमामबाड़ा दोनों माउंट आबू में ही है। तो ये कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताएं। अब देखिए आपको बताते हैं भारत के प्रमुख जलप्रपात है, कौन कौन सा जलप्रपात है। तो देखिए कुचिकल जलप्रपात भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात है। यह कर्नाटक में बरही नदी पर स्थित है। कावेरी नदी पर तमिलनाडु के होंगनक्कल जलप्रपात तथा कर्नाटक राज्य के भरचुक्कू और बलमुरी जलप्रपात अवस्थित है। चित्रकूट जलप्रपात जो है, चित्रकूट जलप्रपात इसी पे है। सबसे चौड़ा जलप्रपात है चित्रकूट। घोड़े के पैर की आकृति के समान इसकी है आकृति। ये भारत के नियाग्रा जलप्रपात कहा जाता है। एलिफेंटा जलप्रपात मेघालय में है। देखिए एलिफेंटा जो है कहाँ पे है, मेघालय में। एलिफेंटा गुफा महाराष्ट्र में, लेकिन एलिफेंटा जलप्रपात जो है मेघालय में, याद रखने वाला। सशस्त्र धार नाम से जलप्रपात जो है उत्तराखंड और मध्य प्रदेश दोनों में है। सशस्त्र धार जो है, सशस्त्र धार दोनों में है, याद रखने वाली चीज। अब देखिए नेक्स्ट चीज आपको बता दूं, जलप्रपात जो है, जलप्रपात आपका है। अब जलप्रपात कौन सा जलप्रपात किस नदी पे स्थित है, इसके बारे में विस्तार से हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ठीक है। उसके बाद फिर आपको ये चैप्टर खत्म हो जाएगी। 12 है, उसके बाद खत्म हो जाएगी। कुचिकल बरही नदी पर कर्नाटक, दूध सागर मांडवी नदी पर गोवा, जोग एवं गरसोप्पा शरावती नदी पर कर्नाटक, इसको महात्मा गांधी जलप्रपात भी कहा जाता है। एना जो है नर्मदा नदी पर मध्य प्रदेश, शिव समुद्रम कावेरी नदी पर कर्नाटक, गोकक घाटप्रभा नदी पर कर्नाटक, पथकारा नदी नीलगिरी क्षेत्र में तमिलनाडु, चूलिया चंबल नदी पर राजस्थान, बिहार टोस नदी, बिहार जलप्रपात टोस नदी पर राजस्थान। देखिए बिहार जलप्रपात है ये ना बिहार नहीं है। ठीक है। धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर मध्य प्रदेश में, हुंड्रू जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी पर, और ये झारखंड में। और चित्रकूट
इंद्रावती पर छत्तीसगढ़ में। देखिए मोस्ट ऑफ जलप्रपात आप जो देखे हैं ये आपको मिलेगा सब दक्षिण भारत में। देखिए दक्षिण भारत में ही सबसे ज़्यादा जलप्रपात मिल रहा है, उत्तर भारत के जलप्रपात कम है। तो ये जलप्रपात कहते किसको जो समझिए, ऐसे जगह जहाँ जल की ग्रहण क्षेत्र होता है उसे जलप्रपात कहते हैं। इस तरह से हम लोगों ने अभी जो पढ़े हैं पूरा संपूर्ण नदी अपवाह तंत्र पढ़ लिए, झील पढ़ लिए, जलप्रपात पढ़ लिए, परियोजना पढ़ लिए और पढ़ लिए हम लोग कि ये कौन सा नदी पर कौन सा जलप्रपात है, बसे हुए शहर पढ़ लिए, इतना पढ़ लिए। इससे बाहर नदी वाला से जो है सारा का सारा कैप्चर हो गया। अब एक दिन आपको मैं पढ़ाऊंगा, अगला जो चैप्टर होगा वो होगा आपका दर्रा, पहाड़ी, घाटी और पर्वत श्रेणियाँ। ठीक है, तो इसी के साथ हम लेते हैं विदा। जय हिंद, जय भारत। लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।